हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 2 करेंगे। ठीक है। अब ये वर्कशीट आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्कशीट 1 पूरी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपने वर्कशीट 1 नहीं पढ़ी है तो पहले आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वर्कशीट 1 पढ़े, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी जो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती है, ठीक है, वो किसको बताती है, वो क्या प्रदर्शित करती है। तो याद रखना, वो मसप निकालने में सहायता करती है। तो हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो देखो, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमारा चैप्टर है ना, उसमें ये एक नियम है। और नियम क्या है कि मेरे पास अगर दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लो एक धनात्मक पूर्णांक a है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक b है। जो a है वो b से बड़ा है, जैसे मान लो a 5 है और b 4 है, तो कौन बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, हमें जो है इस a में b का भाग देना है। तो मान लीजिए मैंने इसमें इसका भाग दिया, जैसे 5 में मैंने 5 में मैंने 4 का भाग दिया, तो कितनी बार गया? एक बार। कितना आया? 4। घटाया कितना आया? 1, है ना। तो मैंने मान लो इसमें भाग दिया, मान लो q बार भाग गया। कितनी बार गया? q बार। ऐसा आपको मान लेना है। और यहाँ पर कोई एक नंबर आया, मान लो यहाँ पर नंबर आ गया p, और जैसे मैंने इसको घटाया तो घटाने पर कितना आ गया? r। ये सब चीज़ें मैंने मान ली है ना। अब मुझे वापस 5 लाना है, तो मैं 5 कैसे लाऊंगा? 4 का 1 से गुणा कराऊंगा, फिर इस जो भी नंबर आएगा उसमें 1 जोड़ दूंगा। तो 4 का मैं 1 से गुणा कराऊंगा, जो भी नंबर आएगा उसमें 1 जोड़ दूंगा। तो देखो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ने पर कितना बन रहा है? 5। तो यहाँ पर भी मुझे ये नियम बनाना पड़ेगा कि a मुझे कब मिलेगा? जब मैं b को q से गुणा कराऊंगा, तो b इंटू क्यू, फिर इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा? r। तो ये जो नियम बनता है ना, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। ठीक है। अब ये HCF निकालने में कैसे सहायता करता है? तो देखो, HCF यानी कि मस हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे 20 और 5 का मस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मस ज्ञात करना है। तो हम कैसे करते हैं? 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 5 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड किस किस से करना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका उपयोग करके इसको हल करना। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर वापस 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 3 का तो जाएगा नहीं, सीधा किसका जाएगा? 5 का 1 बार, है ना। तो 20 मुझे कब मिला? 20 मुझे मिला 2 गुणा 5 करने पर। इसी प्रकार 5 में सीधा किसका भाग जाएगा? 5 का, वो भी 1 बार। तो 5 मुझे कब मिला? 5 गुणा 1 करने पर। अब मस कैसे ज्ञात करते हैं? 20 और 5 का मस। ठीक है। तो 20 और 5 का मस हम ज्ञात करते हैं कि इन दोनों में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है, तो वो है 5। ठीक है। तो इसका मस कितना आया? 5। अब इससे भी हम मस ही ज्ञात करते हैं, है ना। तो मस कैसे ज्ञात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है? a बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है। तब a क्या है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 20, तो यहाँ 20 आ गया। फिर b क्या है? 5। अब मैं 5 को किस से गुणा करूँ, ठीक है, कि मुझे 20 मिले? तो 5 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा। फिर प्लस शेषफल कितना बचा? 0, है ना। जब शेषफल 0 बचता है तो जो ये आगे वाला नंबर होता है वो 20 और 5 का मस होता है। 20 और 5 का क्या होता है? मस होता है। तो दोनों ही तरीकों में हम मस ही ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ब। किसकी तकनीक है ये? मसप ज्ञात करने की तकनीक है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि पाई क्या है? पाई परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। तो इसका जवाब आपको वर्कशीट 1 में पूरा मिल जाएगा, है ना। तो मैंने कल बताया कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो हमने इसको बट्टे के रूप में लिख दिया ना। ठीक है। तो देखो, पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई जो है वो 22/7 के लगभग बराबर होता है।
अब लगभग बराबर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0 मैंने कोई एक संख्या ली, जैसे 0.9999 और ऐसे चलती रहती है 0.99, तो ये 0.9999 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, वो 1 के लगभग बराबर है। अब बात समझ में आई है ना। तो पाई को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, हम पाई का मान 22/7 मान सकते हैं क्योंकि ये लगभग बराबर है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय अपरिमेय ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर उत्तर ढूंढना है जो इनमें से अपरिमेय नहीं है, यानी वो परिमेय हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देखो मैं अ को सरल करूँ तो √64/81, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √64 का मतलब कितना, 8 गुणा 8, 8 इंटू 8, 81 मतलब 9 गुणा 9, 8 8 64, 9 9 81, एक जोड़ा बन रहा है तो ये वर्गमूल से बाहर आ गया, यानी 8 बाहर आ गया, एक जोड़ा बन रहा है तो 9 बाहर आ गया, तो उत्तर कितना आया, 8/9, ठीक है। और ये P/Q के रूप में लिखी गई है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। और हमें अपरिमेय संख्या जो नहीं है वही बताना है, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, अ हो गया। अब देखो 2√3, तो ये आपके परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय, लेकिन इसका गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा, ये अपरिमेय के गुणधर्म है। फिर √21/35 है ना, तो ये क्या होगा, 7 3 21, तीनों इंटू 7 21 और 7 5 35, ठीक है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, 7 से 7 कट रहा है ना, तो बचा क्या, √3/5। तो यहाँ पर ये भी क्या है, अपरिमेय है, इसको भी बट्टे के रूप में हम नहीं लिख सकते। आप ये मत कहना सर बट्टे में तो लिखा हुआ है लेकिन ऊपर ये रूट आया हुआ है, ध्यान रखना, तो रूट सब काम गड़बड़ कर रहा है, ये बट्टे वाली संख्या नहीं बता सकता, इसका थोड़ा ध्यान रखना। फिर √3 इंटू √2, तो जब अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, संख्या 2.121121112112 और ऐसे ये संख्या चलती जा रही है, यानी हर बार जो है आपका एक अंक बढ़ रहा है। ये किस प्रकार की संख्या है, तो देखो कल मैंने बताया था कि जो दशमलव प्रसार होता है, यानी जो भी पॉइंट वाली संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, इसे हम दशमलव प्रसार भी कहते हैं ना। तो वो दो कौन कौन से है, तो एक होता है शांत और एक होता है अशांत, ठीक है। तो शांत क्या होता है, जो पॉइंट के बाद में खत्म हो जाता है, जैसे 1.3 बस ये खत्म हो गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अशांत क्या होता है, जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आवृत्ति, यानी जिनकी बार बार आवृत्ति होती है, एक होता है अनावृत्ति, यानी जिनकी बार बार आवृत्ति नहीं होती है। जैसे आवृत्ति क्या, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 3.99999, तो ये ऐसे 9 चलता रहेगा, तो 9 बार बार आ रहा है ना, तो इसकी आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने 9th कक्षा में सीखा है कि इनको P/Q में कैसे लिखते हैं, है ना। लेकिन इसको हम P/Q में लिख सकते हैं, इसको भी हम P/Q में लिख सकते हैं। लेकिन जो ऐसा नंबर होता है ना जिनकी आवृत्ति नहीं होती है और वो खत्म भी नहीं होता, अशांत होता है, ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम P/Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, स। ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी अभी जो हमने सीखा था ना उसी में इसका उत्तर बताना है अपने को। देखो इस प्रश्न को करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो मैं फेसबुक या फिर मेरे चैनल जो इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है इस पर जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर इसकी वर्कशीट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर विनय क्लासेस 1 2 3 सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये इसके फ़ोटोज़ जो है मिल जाएगी गैलरी में।
तो देखो अब प्रश्न है, इसमें से हमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी जब मैं इसका भाग दूंगा ना, तो भाग देने पर किसका जो दशमलव प्रसार यानी पॉइंट के बाद में वो शांत हो जाएगा, वो हमें बताना है। तो इसके लिए एक नियम है आपकी बुक में कि अगर आपके ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। तो अगर हर आपका 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा, है ना, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी कुल मिला के आपके ये जो नीचे है जितने भी संख्याएं हैं, वो अगर हम 2 की घात m इंटू 5 की घात n के प्रकार की लेके आ जाते हैं, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो देखो 700, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 7 की घात 1 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 2 की घात 1, 5 की घात 1। मुझे केवल 2 इंटू 5 वाली घातें चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 7 भी आ गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। यानी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। 91/100, तो नीचे कितना है, 100। अब देखो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 25, है ना, 25 चौके 100। 4 का मतलब कितना, 2 की घात 2 इंटू 25 का मतलब कितना, 5 की घात 2। तो इसको देखो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में मैं लिख सकता हूँ। यानी इसका जो दशमलव प्रसार, इसमें जब हम भाग देंगे तो इसका भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, 91/100। जब मैं भाग दूंगा तो देखो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो पॉइंट 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 0.91 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसको जो मैं है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिख पा रहा हूँ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब किसी और को देखने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ब हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो अब प्रश्न संख्या 6 है, संख्या 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखी। यानी पहले हमें इस 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य संख्या का ही हमें भाग देना है और किसी का नहीं, यानी इन संख्याओं का भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो देखो यहाँ इकाई अंक इसका 0 है, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है, तो हम 2 का भाग देंगे। मैं सीधा दे रहा हूँ, आप भाग देना, है ना। तो 2 छंग 12, 2 त्रिया 6 और पीछे 0 आ जाएगा। फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि अभी भी पीछे कितना है, 0 है, इसलिए यहाँ 2 का भाग जाएगा। 2 त्रिया 6, 3 बार गया। फिर यहाँ 2 एकम 2, पीछे बचेगा 1 और 5 दूनी 10। लेकिन क्या अब 2 का जाएगा, अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। तो अब देखो इसमें क्या 3 का भाग जा सकता है क्या, तो इसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। अगर इन सबको जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें इस पूरे नंबर में 3 का भाग भी जाएगा। तो अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, फिर भाग भी दूंगा। 3 एकम 3, पीछे बचा 1, हासिल टूटी 0 और 5 त्रिया 15। अब आपको ये भाग समझ में नहीं आया तो अब इसको समझो। 315 में मुझे क्या करना है, 3 का भाग देना है। तो 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0। घटाने के बाद हम अगला नंबर नीचे लिखते हैं, यानी 1 नीचे आएगा। लेकिन क्या अब भाग जा रहा है, तो बताओ मैं 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ भाई, 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर तो 3 आता है, लेकिन यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 3 का पहाड़ा 0 बार बोलूँगा, तो कितना आएगा 0, तो मैं 0 बार बोलूँगा, तो 3 अब 0 आएगा। तो 1 में से 0 गया, क्या बचा 1। अब घटाने के बाद अगली संख्या उतारेंगे तो 5, अब 5 त्रिया 15। ठीक है, यानी ये हासिल टूटी 0 आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 का भाग कितनी बार गया, अब देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, अभी भी जा रहा है, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 5 और 1 6 आ रहा है, जो 3 के पहाड़े में आता है, तो अभी भी 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15, 35 बार जाएगा। क्या अब भी 3 का भाग जा रहा है, 3 और 5 8 होता है, जो 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब अब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम 5 का देंगे क्योंकि पीछे 5 है, तो 7 तो 5 35। अब 5 का भी नहीं जा रहा है, हम 7 का देंगे, 7 एकम 7। अब जो ये अभाज्य संख्या आई है उसको घात के रूप में हमें लिखना है।
तो मुझे 1260 कब मिलेगा? जब मैं 2 गुणा 2, 3 का 2 बार गुणा करूं, फिर 5 गुणा 7 करूं, तो मुझे कितना मिलेगा? 1260 मिलेगा। ये आपके सारा रफ काम है ना। अच्छा, अब मुझे इसको घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 की घात भी 2 हो जाएगा, लेकिन 5 और 7 एक एक बार आया, तो इसको लिखेंगे गुणा 5 गुणा 7। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, संख्याओं 55 व 88 का मस ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हो। आपको मस ज्ञात करना है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करेंगे। और ये प्रश्न आपके NAS में पूछा गया है, यानी ये एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 55 और 88 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है, 3 का भी नहीं जाता, क्योंकि जोड़ने पर 3 का पहाड़ा नहीं आता है। तो सीधा किसका देंगे? 5 का देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 2 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, किसका देंगे? 11 का देंगे। 11 एकम 11। इसमें हम 2 का भाग देंगे, 44 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 22 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 11 बार, फिर 11 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर देखो मुझे 55 कब मिलता है? जब मैं 5 और 11 का गुणा करता हूँ। मुझे 88 कब मिलेगा? जब मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 करूँगा, है ना। अब इन दोनों में मस कैसे निकालते हैं? 55 और 88 का HCF, मस को क्या बोलते हैं? HCF। क्या होगा? इन दोनों में ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। वो कौन है? 11। इसलिए इसका HCF कितना आएगा? 11। अब इसका मतलब ये होता है कि 11 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 55 को भी पूरा पूरा विभाजित करती है और 88 को भी पूरा पूरा विभाजित करती है। ये सारे नोट्स मैं बना चुका हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम सब में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 8 है, 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, और इसका दशमलव प्रसार भी करना है। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जिसके हर को हम 2 की घात m इंटू 5 की घात n में लिख सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका हर है, हर कितना है? 625। तो 625 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 3 5 7 11 13 इनका भाग देंगे। तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा? 5 का। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 बार जाएगा और फिर 1 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आया? 5 की घात 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कैसे करना है पहले देख लो। 3/625 है, मैंने क्या किया? 3 बटा, इसके अभाज्य गुणनखंड करे, तो क्या आया? 5 की घात 4 आया। तो यहाँ 2 की घात m और 5 की घात n आना चाहिए था। अब 5 की घात n तो आ गया, 5 की कोई घात तो आ गई, लेकिन 2 की तो कोई घात ही नहीं आई, है ना। तो देखो किसी भी संख्या की घात 0 हो, यानी 2 की घात 0, इसका उत्तर कितना आता है? 1। 5 की घात 0, इसका उत्तर कितना आता है? 1। 6 की घात 0, उत्तर कितना आएगा? 1। तो किसी भी संख्या की घात 0 करो, उत्तर कितना आएगा? 1। और अगर 5 की घात 4 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो 5 की घात 4 ही आएगा। तो क्यों ना मैं यहाँ 2 गुणा 2 की घात 0 लिख दूँ, है ना। तो ये आ गया 5 की घात m और 2 की घात n, दोनों आ गए ना, आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है? शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे अतः 3/625 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। शांत है। अब उसका प्रसार भी करना है, तो प्रसार कैसे करेंगे? 2 तरीके, या तो आप 3 में 625 का भाग दे दो, लेकिन इसके लिए आपको 625 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक आइडिया देता हूँ आपको, देखो क्या करना है। हमने यहाँ पर किया 3 बटा
5 की घात 4 हमारे पास में आया 5 की घात 4। अब मुझे इसको बनाना है 100। क्या बनाना है? 100 बनाना है, 1000 बनाना है, यानी नीचे जीरो वाला नंबर लाना है। तो इसके लिए क्या करना, ये कब बनेगा 100, 1000, 10,000 कब बनेगा? जब नीचे और ऊपर मैं 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का गुणा करूं। ऐसा मैं कर सकता हूं। जब भी ऊपर नीचे गुणा करना हो तो समान नंबर का गुणा करो, ऐसा आप कर सकते हो। अब 3 इंटू 2 की घात 4, यानी 3 का गुणा किससे करो? 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 3 का आपको 16 से गुणा करना है। अब 5 की घात 4 और 2 की घात 4 में आप क्या करो, घात 4 को कॉमन ले लो, यानी 4 और यहाँ पर जो घात 4 है वो ऊपर आ गई। कहाँ आ गई? ऊपर उभयनिष्ठ आ गई। अब अंदर क्या बचा? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब 16 का 3 से गुणा, तो 16 एकम 16, 16 दूना 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 त्रिया 48, तो ऊपर तो आ गया 48। और यहाँ देखो 5 और 2 का गुणा करो, कितना हो गया? 10। अब इसकी घात 4, तो 10 की घात 4 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1 2 3 4, कितना हो गया? 10,000 हो गया। इसका गुणा कैसे किया? कितने जीरो लगा दो, फिर 1 लगा दो, ये इसका गुणा हो गया। तो ये आया 48/4 जीरो। अब इसका भाग कैसे करेंगे कि ऊपर से 4 अंक, नीचे कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो ऊपर से 4 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। लेकिन ऊपर तो हमारे पास 2 अंक ही है, तो यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा ला लो, अब पॉइंट लगा दो, तो हो गए 4 अंक छोड़ के पॉइंट। और ये इसका क्या हो गया? दशमलव प्रसार हो गया, यानी कि 3/625 का दशमलव प्रसार क्या है? 0.0048। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 9 है, संख्या 1.34 को P/Q के रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल है, 1.34 है, तो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक, तो ये बन गया 134। पॉइंट हट गया। अब पॉइंट हटाने के बाद कितने अंक है? 2, तो उतने जीरो वाला नंबर नीचे आ जाएगा। और 2 जीरो वाला नंबर क्या होता है? 100 होता है। तो 134/100 आएगा। ठीक है, वापस इसको दशमलव में बदलना है, तो नीचे कितने जीरो? 2 जीरो, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो इसको हमने किस में बदल दिया? P/Q के रूप में बदल दिया। प्रश्न संख्या 10 है, दो संख्याओं के लसा व मसा में संबंध लिखिए। लसा मतलब एलसीएम, मसा मतलब एचसीएफ। तो कोई भी दो नंबर हो, जैसे ए और बी है, ये दो नंबर है, अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये एक संबंध होता है, आप याद रखना इसको। ठीक है, कि ए गुणा बी अगर कोई दो नंबर है और उसका गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है 20 और एक नंबर है मेरे पास एक नंबर है मेरे पास 5 और एक नंबर है 4। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी a इंटू बी। पहला नंबर a, दूसरा नंबर b। ठीक है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ, इनका जो गुणा होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे 5 और 4 का, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाता तो 5 को लिख देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है 5 1, अब 5 का देंगे, 5 एकम 5। ऐसे एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब इन सब का गुणा कराएंगे, वो इसका क्या होगा? एलसीएम। 5 और 4 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, चारों पंजे 20, तो 20 इसका क्या आ गया? एलसीएम। तो एलसीएम इसका आया 20। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 का भाग जाएगा एक बार। अब 4 का करेंगे तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 5 का है 1 इंटू 5 और 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2, और आप 1 भी लिख सकते हो क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ नंबर ढूंढो, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 5 और 4 का एचसीएफ कितना आया? 1, तो एचसीएफ आया 1। अब 5 चौक कितना होता है? 20, और 20 एकम 20, तो देखो हुआ ना प्रूफ।
ठीक है। तो किसी भी दो नंबर का हम गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है। समझ में आया। अब है प्रश्न संख्या 11, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संख्या 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त। हम जानते हैं कि बीच में हमारा भाज्य होता है, हम जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, जो उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं। ठीक है, भागफल कहते हैं। और जो नीचे घटाने के बाद आता है उसको हम शेषफल कहते हैं। यही होता है ना। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी यही होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या कहते हैं कि a बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो a तो हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, b हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, भागफल हमारा q हो गया, और शेषफल हमारा क्या हो गया, r हो गया। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हम 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी कि हमें b पता नहीं है। ठीक है, भागफल यानी q 12 है और शेषफल 2 है। बात समझ में आ गई। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी b से। b हमारा क्या है वो हमें पता नहीं है। a कितना है, 278 है। b हमें पता नहीं है। q हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, और शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक समीकरण बन गई। क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब समीकरण में हम क्या करते हैं, जो प्लस का है वो उधर जाकर माइनस का हो जाता है, जो गुणे में होता है वो उधर भाग में चला जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस +2 को इधर भेजूंगा, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ 278 अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह है, b इंटू 12 भी अपनी जगह पर है। ये प्लस का 2 उधर गया, तो ये प्लस का 2 क्या हो गया, माइनस का 2। तो पहले मैं इसको घटाऊंगा, तो ये 278 में से 2 गया, तो ये हो गया 276 बराबर b गुणा 12। ठीक है, अब मुझे 12 को इधर भेजना है, तो 276 अपनी जगह पर है बराबर, और b भी अपनी जगह पर है। ये 12 गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा, भाग का मतलब बट्टे में जाएगा, तो यहाँ नीचे बट्टा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 276 में हम 12 का भाग देंगे, तो 276 में 12 का भाग देंगे, 12 दूना 24, पीछे बचा आपका 3 और उतारा 6, 12 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36। तो हमारा जो b है वो कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 23 निकलेगा। तो जो b होगा वो 23 होगा। अब इसको हम प्रूफ भी करते हैं, हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो संख्या 278 को हम किस संख्या से करेंगे, 23 से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो अब भाग देने पर भागफल 12 आना चाहिए और शेषफल 2 आना चाहिए। तो देते हैं भाग, 23 एकम 23, पीछे बचा 4, उतारा 8, 23 दूना 46, पीछे बचा 2। तो भागफल 12 और शेषफल 2। समझ में आया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हमारी वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का लस और मस ज्ञात कीजिए। तो देखो, ऐसे प्रश्न आए तो हम लस कैसे ज्ञात करें और मस कैसे ज्ञात करें, बड़े ध्यान से समझना। तो इसमें क्या करना, देखो x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और y क्या है, y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2, 2 की घात 3। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले x और y का लस ज्ञात करना है। ठीक है, लस ज्ञात करना है। तो लस कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी घात लो, बड़ी से बड़ी घात लो। तो देखो, इन दोनों में देखो 2 की घात 3 है और 2 की घात 2 है, तो इन दोनों में से बड़ी घात किसकी है, ये। तो यहाँ से तो 2 की घात 3 आएगा। अब इन दोनों में देखो, दोनों बराबर घात है, तो 3 की घात 2 ही लेना पड़ेगा, और अगर इन दोनों में से बड़ा होता तो बड़ा हम वो लेते। तो यहाँ आया 3 की घात 2। ठीक है, ये लस ज्ञात हो गया, ऐसे लस ज्ञात करते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3। अब गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
अब 8 का 3 त्रिया 9, तो 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 9 72, आप गुणा करना 72 आएगा। ठीक है, अब x और y का मस ज्ञात करते हैं। मस, तो मस में हमें ज्ञात करना है छोटी से छोटी घात। ठीक है, तो इन दोनों में छोटी से छोटी घात कौन है, ये वाली 2 की घात, तो 2 की घात 2 आएगा यहाँ से, और ये तो बराबर ही है तो हमें 3 की घात 2 ही लेना पड़ेगा। अब इसका क्या होता है, 2 गुना 2 और 3 गुना 3, प्रसार किया हमने, अब गुना करो, 2 दूनी 4, फिर 4 त्रिया 12, और 12 का 3 से गुना तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 त्रिया 36, तो लसप तो 72 आएगा और मसप 36 आएगा। तो इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट खत्म हुई। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि ये सर जो है वो पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली वर्कशीट का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।